गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का छोटा सा पार्ट हमारा रहता है, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मतलब अगर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है तो देयर आर सम रूल्स। सबसे पहले रूल्स आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। वो ये कहते हैं कि जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमारा फाइनल रिजल्ट होगा उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतने होने चाहिए जितने 2, 3 जितने भी नंबर्स हैं, कम जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उससे मैच करना चाहिए हमारे आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सो यहां पे लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी सेम एज द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास है 4.237, वॉल्यूम है 2.51। उन्होंने बोला फाइंड डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। हम दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारे पास इससे बड़ा सा आंसर आ जाएगा। बट हम इतना बड़ा आंसर या सिंपली कुछ भी नहीं लिख सकते। वी विल सी कि इस नंबर में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4। इस नंबर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? इसके पास। कितनी है? 3। तो हमने आंसर उतना लिखना है जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो। तो अगर मैं यहां से देखना शुरू करूं 1, 2, 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे आंसर देना। बट अब यहां से अगर मैं अगला नंबर देखूं, आंसर मुझे राउंड ऑफ करके देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर अगला नंबर देखें तो ये 8 है, तो 8 5 से बड़ा हो गया, राउंड ऑफ करेंगे तो जो इसका प्रीसीडिंग डिजिट है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। अगर ये 2, 3, 4 होता तो 8 एज इट इज रहता। ठीक है, इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं उसमें भी आप देखोगे, लेट्स से कि मैंने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करती, फिर मैं आंसर ऐसे लिखती कि सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रहे। ठीक है, सो आई कैन यूज पावर 10 रेज़ टू द पावर समथिंग करके लिख सकते हैं, बिकॉज उससे सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इससे अगला रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ये रूल ये कहता है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसके डेसिमल प्लेसेस ऐसे नंबर से मैच करने चाहिए जिसकी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है। मतलब लेट्स से कि हम 4-5 नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने सबके डेसिमल प्लेसेस देखने, जिसके कम डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस हमारे आंसर के होने चाहिए। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, इसके कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, 2, 1 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारे आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए? 1। लीस्ट से मैच करना चाहिए डेसिमल प्लेसेस का नंबर। सो इन सबको ऐड करके आंसर ये आ रहा है, बट हम क्या लिखेंगे? 1 डेसिमल प्लेस वाला, मतलब यहां तक हमें आंसर लिखना है। अब इसका नेक्स्ट नंबर देखिए 2, 5 से छोटा, तो विल ड्रॉप इट एज इट इज, वी विल नॉट इंक्रीज द नंबर। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 663.8। ठीक है, सो इसी तरह से हमने ये रूल सब्ट्रैक्शन पे भी अप्लाई कर लेना है। सो दिस इज इट। ये छोटा सा टॉपिक हमारा रहता था पिछले चैप्टर से। सो पूरे चैप्टर को करके आपको ये पता चल गया कितने तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसको लिखने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है और एक यूनिट चाहिए होती है। 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट करें, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो यूनिट है वो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, हमने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उनकी यूनिट को हम बेस यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फिर हमने देखा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। काफियों की हमने यूनिट्स डिराइव भी करी। ठीक है, हमने बनाया, फोर्स की यूनिट को बना के देखा, उसको फिर एसआई में न्यूटन बोलते हैं। स्ट्रेस, प्रेशर, मोमेंटम, ये सारी यूनिट्स हमने डिराइव करके देखी। नेक्स्ट हमने करा डायमेंशंस को। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कितनी पावर से रेज करें कि हमें एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, उन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस। और जब उन पावर को हम MLT की फॉर्म में प्रॉपर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा LT-1 विद स्क्वायर ब्रैकेट, और आई कैन राइट M0L1T-1। सिमिलरली हमने बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को लिखा,
ठीक है। फिर उसकी हमने करी 3 एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन थी कि हमने करेक्टनेस चेक करी, अगर हमारी इक्वेशन में कोई डायमेंशनल कांस्टेंट है हमने उसकी डायमेंशन पता करी। इसके लिए हमने यूज करा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो ये कहता है कि वही टर्म्स ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। या मैं ऐसे बोल दूं कि कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन में सारी टर्म्स की डायमेंशन क्या होती है, सेम। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल नहीं लगता, ठीक है ना, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वेशन में ये रूल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने सेकंड एप्लीकेशन करी टू डिराइव अ रिलेशन। जैसे कि हमें सिर्फ इतना बता दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो इसकी रिलेशन निकालो। तो हम क्या करते हैं, हम जिस पे डिपेंड करता है उसको पावर दे देते हैं अपनी तरह से A B C, फिर इक्वेट होंगे तो उनकी डायमेंशन सेम होगी, दोनों साइडों पे डायमेंशन डालते हैं, उनको इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है विद सम कांस्टेंट। जनरली क्या होगा, आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास आपको सारे फॉर्मूलाज याद ही होंगे, तो आपको कांस्टेंट भी पता होगा कि टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला जो होता है वो 2π√L/g होता है, तो आपको बिफोर हैंड ही कांस्टेंट पता है कि उस कांस्टेंट k की वैल्यू 2π है। अगर नहीं पता वी विल रिमेन इट एज सच k, ठीक है, उसको हम फिर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन हमने करा टू कन्वर्ट द यूनिट्स, कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट में पता है चीजें, हमने दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करनी है, वो हमने कल वाली क्लास में करा था। n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 रेस टू द पावर a, l1 अपॉन l2 रेस टू द पावर b, t1 अपॉन t2 रेस टू द पावर c। सो यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डायमेंशन, यूनिट्स, हमने सब चीजें इंसर्ट करके n2 की वैल्यू निकाल लेनी है। अब चाहे वो SI से CGS में कन्वर्ट करने के लिए बोले या फिर एक ऐसे सिस्टम में जिसके बारे में हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि उस सिस्टम में मास इतना है, लेंथ इतना और टाइम इतनी है, हम वैसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स करा, उसके रूल्स करे, और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स भी आज हमने कर लिए। तो इसी के साथ हमारा यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। आपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको ये क्वेश्चंस करने आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। आज इसकी हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मोशन का मतलब क्या है। जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद टाइम, तो उसको हम बोलते हैं ये बॉडी मोशन कर रही है। अगर कोई बॉडी है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद टाइम, तो हम बोलते हैं ये रेस्ट में है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर ये किसी टेबल पे ऐसे पड़ा है और ये मूव नहीं कर रहा, तो वी विल कॉल इट कि ये रेस्ट में है। लेकिन अगर यही पेन ये ऐसे आगे कहीं मूव कर रहा है, मैंने इसको पुश कर दिया, ये आगे चला जाएगा, तो हम बोलेंगे ये मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि विद टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब हम रास्ते में जाते टाइम बहुत सी गाड़ियां देखते हैं मूव कर रही होती हैं, है ना, तो वो सारी गाड़ियां क्या है, मोशन में। तो मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है कि हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, कि हम ये नहीं सोच रहे कि ये गाड़ी मूव कर रही है, ये क्यों मूव कर रही है, कौन सी फोर्स लगी है, क्या इसको फ्रिक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये कुछ नहीं सोच रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं इनिशियली ये रेस्ट पे थी, ये इतनी स्पीड से अब मूव कर रही है, इतने देर बाद ये रुक गई, सिर्फ इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स, द स्टडी ऑफ मोशन without considering
द कॉज। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम दो चैप्टर्स पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, जिसमें हम कॉज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। देन वी विल मूव टू डायनामिक्स। इसमें भी स्टडी ऑफ मोशन है बट विद कॉज, कि हम मोशन के साथ साथ ये देखेंगे, बेसिकली उसमें हम कॉज को स्टडी करते हैं विद कॉज, कि हम ये करेंगे कि ये बॉडी अगर मूव करे तो उस पर कोई फोर्स लगी होगी, वो फोर्स कितनी लगी है, वो कितना एक्सेलरेट हुई उस फोर्स के कारण, तो हम उसके कॉज के बारे में जानेंगे। अगर कोई रस्सी के साथ हमने मास लटकाया है और वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, टेंशन लगेगी, उसका वेट लगेगा, ये सारी स्टडी हम डायनामिक्स के अंदर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। फिर उसके बाद वर्क पावर एनर्जी या रोटेशनल मोशन, उसमें भी हम कॉज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ये दो पार्ट्स आ जाते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में फर्दर हमारे पास आ जाता है मोशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दो चैप्टर्स पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम 1D मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। वन डी का मतलब क्या है? 1D का मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, कि हमारी जो भी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, या तो वो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है, या आगे या फिर पीछे, मतलब 1 डायमेंशन की बात करनी है। जैसे हम छोटी क्लासेस में ग्राफ पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है, तो 1D का मतलब एक टाइम पे वो बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर सकती है, या फिर वाई एक्सिस में, या फिर जेड एक्सिस में। दो एक्सिस में एक साथ मोशन नहीं हो सकता, ठीक है, वो मतलब होता है 1 डायमेंशनल मोशन का, कि एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम मूव कर सकते हैं, ईदर इट कैन बी एक्स और इट कैन बी वाई और जेड। मोशन इन अ प्लेन मींस 2D मोशन। अब 2D मोशन का मतलब क्या है, कि हम 2 डायमेंशंस में मूव कर सकते हैं, मतलब एक ही टाइम पे वी कैन चेंज द कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कि हम एक प्लेन में, जैसे कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड, उसमें जो भी हमारी जो गीटियां होती हैं, सॉरी, जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये एक प्लेन है, मतलब यहाँ पे जो बॉडी है वो एक्स में भी जा सकती है और वाई में भी जा सकती है, ठीक है, तो इसको हम 2D मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर पार्टिकल पहले यहाँ था, उसके बाद वो पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंच गया, तो जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 वो चेंज होकर x2 y2 हो गए, मतलब x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम 2D मोशन बोलते हैं। 3D मोशन का मतलब क्या होता है वो हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है तो तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है तो जब वो फ्लाई कर रहा है वो एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है और जेड में भी मूव कर रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। ऐसे मोशन को हम 3D मोशन कहते हैं। जैसे आप काइट फ्लाई कर रहे हो तो आपकी जो काइट है उसके सारे कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं जब वो फ्लाई कर रही है। ये तो नहीं है कि वो सिर्फ एक्स में ही मूव कर रही है या सिर्फ वाई में ही मूव कर रही है, सिर्फ जेड में ही कर रही है, वो तीनों में मूव कर रही है साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम 3D मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने जो टर्म्स पढ़नी है वो है कि इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन कौन सी टर्म को स्टडी करेंगे। सबसे पहली टर्म जो हमें पता होनी चाहिए किसी भी मोशन को बताने के लिए वो है डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ नाम से ही पता चल रहा है, लेंथ ऑफ द पाथ। अगर मैं यहां किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाना चाहती हूँ,
आई कैन गो इट लाइक दिस, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ। तो चाहे मैं ये वाला पाथ फॉलो करूँ 1, चाहे 2 फॉलो करूँ, चाहे 3 फॉलो करूँ, तो ये तीनों ही जो पाथ हैं वो मुझे डिस्टेंस के बारे में बताएंगे। कोई भी पाथ में ले सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब जो भी मैं पाथ ले रही हूँ उसकी लेंथ, अगर मैं यहां से यहां जा रही हूं तो ये क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल। तो इसका हाफ सर्कमफ्रेंस मुझे लेना पड़ेगा पाथ लेंथ को बताने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। कि जो भी हम रास्ता कवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू, उसकी लेंथ अगर हम बता दें तो वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे जब गाड़ी ट्रैवल करते हैं तो उसमें एक ओडोमीटर नाम की डिवाइस होती है, आपने देखा होगा, ऐसा बॉक्स बना होता है, उसके यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, ये वाला नंबर घूमता रहता है और ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो डिवाइस है ओडोमीटर, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। सो द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। सो ये एक तरह की लेंथ है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मीटर, सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं जब हम सीजीएस यूनिट में बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। उससे भी पहले चलो एक चीज सीखते हैं, और दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जो डिस्टेंस है ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रही है कि हम अगर अलग अलग रास्तों से होकर जा रहे हैं तो कितना पाथ हमने कवर करा, उसकी लेंथ कितनी थी, ये हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रही। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। जैसे सिर्फ ये बता रही है कि 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 200 मीटर कर लिया, 30 मीटर कर लिया, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्म्स है ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वो हम यूज करते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए। ये जब मैं डिस्प्लेसमेंट कराऊंगी तो फिर और अच्छे से पता चलेगी चीज, ठीक है। इट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ कभी कम नहीं हो सकता, या तो उतना रहेगा अगर तुम रुक गए हो, या फिर बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस ए से मूव करना स्टार्ट करें, आप इधर गए, आप यहां अगर रुक जाते हो तो डिस्टेंस उतना ही रह रहा है, मोशन ही नहीं हो रहा तब तो। लेकिन अगर आप वापस आ रहे हो, लेट्स से यहां तक आ गए बी पॉइंट तक, तो क्या यहां से जब आपने रिटर्न किया तो क्या आपका डिस्टेंस कम हो रहा है, नहीं, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमें पूरे पाथ की लेंथ बतानी है, ठीक है। सो इफ दिस वैल्यू इज 10 मीटर एंड दिस इज 8 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, AC प्लस CB, so that would be 10 plus 8 which means 18 मीटर, ठीक है। तो विद टाइम अगर आपकी बॉडी मूव करती जा रही है, चाहे जिगजैग मोशन करे चाहे कैसा भी मोशन करे, तो जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ेगा, वो टाइम के साथ कभी कम नहीं होगा। क्लियर। डायमेंशन क्या होगी डिस्टेंस की, बताइए। डायमेंशन होगी L, और यू कैन राइट M0 L1 T0, ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, या फिर मैं बोल दूं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन,
दोनों में से जिस मर्जी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि यहां से यहां हम मूव कर रहे हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा रास्ता डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे सारे, क्योंकि पाथ तो सारे ही है, लेंथ तो सबकी है। सो 1 2 एंड 3। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए इनमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, तो हम देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, और शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन से बताया जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, सो ए से बी जाने वाली स्ट्रेट लाइन 2 पाथ से रिप्रेजेंट हो रही है। सो डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाथ 2। ठीक है, सो यही वो यहां पे कह रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। और अगर मैं एक नंबर लाइन जैसे कुछ बनाऊं यहां पे, दिस इज द ओरिजिन, -1 -2 या 10 20 30 एंड 40। डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है, तो इसकी यूनिट और डायमेंशन डिस्टेंस जैसी ही होंगी। फर्क कहाँ है, एक तो ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, कोई भी पाथ लेंथ नहीं ले सकते, हमें शॉर्टेस्ट वाली ही देखनी पड़ेगी। प्लस दूसरी चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों के बारे में, मतलब ये हमें ये भी बताएगी कि हमारी जो बॉडी है वो राइट और लेफ्ट मूव कर रही है, नहीं कर रही, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो इन डायरेक्शंस को बताएंगे कैसे 1D में, क्योंकि हमारे पास एक टाइम पे बॉडी एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में मूव कर सकती है, लेट्स से एक्स एक्सिस पे, तो दो ही डायरेक्शंस बनती हैं, या लेफ्ट या फिर राइट। तो हम उन डायरेक्शंस को बताने के लिए साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इफ दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर आपकी बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो अगर पॉजिटिव एक्सिस में जाएगी तो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारी बॉडी वाई एक्सिस में मूव कर रही है, पॉजिटिव वाई की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव वाई की तरफ जाएगी तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? सो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपकी बॉडी ओ से पी गई, हम उसके लिए डिस्टेंस लिखेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। फिर हमारी बॉडी ओ से पी एंड देन क्यू यहां पे गई, ठीक है, उसके लिए भी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना है। देन ओ टू पी एंड देन टू आर, उसके लिए भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिखना है। सो इससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दिस इज ओ पॉइंट। फर्स्ट है ओ से पी गई, मतलब यहां से यहां, ठीक है, तो 0 से 60, लेट्स से ये मीटर में है, तो ओ से पी डिस्टेंस कितना आ गया, 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, शॉर्टेस्ट पाथ देखना है, तो ये तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में है ना, उसमें हम ये देखेंगे, ये हमारी इनिशियल पोजीशन, ये हमारी फाइनल पोजीशन, दोनों को माइनस कर दो, 60 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया, 60 मीटर, मतलब सेम। नाउ O टू P एंड देन टू Q, अब ये सेंटर पे पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये 35 रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चलिए डिस्टेंस कैसे बताएंगे, डिस्टेंस बताने के लिए हम यहां से यहां गए एंड देन Q पे आए, क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां वाला डिस्टेंस प्लस यहां से यहां वाला डिस्टेंस, तो ये जाने वाला डिस्टेंस कितना हो गया 60, वापिस आने वाला, अब 35 नहीं बोल देना इसको, 60 से 35 आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा वो देखना है आपको। अगर आप 35 लिख दोगे फिर तो आप ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हो ना, आपको इस डिस्टेंस की बात करनी है, तो 10 20 25,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा 85 मीटर। 60 प्लस 25, क्लियर हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या देखना है, आपने देखना है दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आंसर कितना आ गया 35 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट है O से P एंड देन P टू R, मतलब हम यहां से यहां एंड देन यहां गए। डिस्टेंस मैंने अभी ऊपर लिखवाया, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव में भी चीज कोई शो हो रही है हमने उसको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। यहां से यहां गए, कितना कवर किया 60, वापिस आए 60, यहां से इधर गए कितने 40, नेगेटिव नहीं लेना है पॉजिटिव ही लेना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया 160 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन O, मतलब दिस वन, इनिशियल पोजीशन हमारी ये वाली आ गई, फाइनल पोजीशन ये वाली आ गई, और ये नेगेटिव साइड है, डिस्प्लेसमेंट में हमने नेगेटिव साइन भी लेना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -60 की तरफ गई, सॉरी -40 की तरफ गई है। सो -40 मीटर, दैट्स इट। सो आपने देखा एक ही क्वेश्चन से हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने सीखे। अगर मैं यहां से एक जनरलाइजेशन बनाऊं, देखो इस केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, डिस्टेंस ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कम, डिस्टेंस ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कम, तो यहां से क्या जनरलाइजेशन निकलती है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इन दोनों केसेस में बड़ा है और यहां पे इक्वल है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अगर आपसे यही चीज रेशो की टर्म में पूछ ली जाती है, तो अगर वो पूछ रहे हैं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की रेशो, तो वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर वो पूछ ले डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की रेशो, सो दैट वुड बी लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट it can be positive, it can be negative, it can be zero। देखो यहां पे ही अगर हम एक और केस ऐड कर लेते कि आपकी बॉडी O से P एंड बैक टू O आ रही है, अगर डिस्टेंस की बात करते तो 60 प्लस 60 120 हो जाता, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन भी O है और फाइनल पोजीशन भी O है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ भी नहीं, 0, ठीक है। सो अगर वो इस साइड मूव कर रही है तो नेगेटिव हो गई, इस साइड मूव कर रही है ना नटशेल पॉजिटिव हो गई, सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0, इट मे डिक्रीज विद टाइम। देखो क्लियरली यहां से वो जब इधर गई 60 मीटर, फिर अगले पल जब वो मुड़ गया, अब आपकी बॉडी मुड़ गई 35, उधर चली गई नेगेटिव 0, सो ये इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, ठीक है। सो हमने डिस्टेंस पता कर लिया क्या होता है, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, या फिर चेंज इन पोजीशन। सबसे इजी तरीका निकालने का यही है, इनिशियल पोजीशन देखो, फाइनल देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। यूनिट और डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, क्लियर। चलिए ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए जितना आपको करवाया इसको आपने अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है। थैंक यू।